घर हो अपना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए खबरों में शुरुआत करने से पहले सबसे पहले रुख करते हैं सुर्खियों का। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज से होगी शुरू। दोनों सदनों में महिला सांसद चर्चा की करेंगी शुरुआत। चंपई सोरेन आज दोपहर 12:30 बजे लेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ। राज्यपाल ने देर रात सरकार गठन का दिया न्योता, 10 दिन में साबित करना होगा बहुमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। देश की पहली परिवहन संपर्क प्रदर्शनी का दिल्ली में हो रहा है आयोजन। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी। यूसीसी समिति आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी ड्राफ्ट। सरकार कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में लगा सकती है मुहर। बारिश के बाद एक बार फिर घने कोहरे की चादर में लिपटा दिल्ली एनसीआर। ठंड से कांप रहा है उत्तर भारत, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। अमेरिका ने इराक और सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हमले को दी मंजूरी। सीरिया में ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की हुई थी मौत। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट विशाखापट्टनम में जारी। भारत को मिली ठोस शुरुआत। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है मेहमान टीम। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा आज शुरू होगी। दोनों सदनों में चर्चा की शुरुआत महिला सांसद करेंगी। लोकसभा में चर्चा के लिए 12 घंटे का समय रखा गया है। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत हिना गावित करेंगी। एसपी सिंह बघेल दूसरे वक्ता होंगे। लोकसभा में चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को शाम करीब 5 बजे देंगे। लोकसभा में सदन की शुरुआत के समय प्रश्नकाल को रखा गया है। दोपहर 3:30 बजे के बाद लोकसभा में निजी विधेयकों का समय तय किया गया है। वहीं राज्यसभा में प्रश्नकाल के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा सूचीबद्ध है, जबकि दोपहर 3:30 बजे के बाद निजी विधायकों के लिए समय तय किया गया है, जिसमें करीब 44 निजी विधेयक सूचीबद्ध किए गए। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत कविता पाटीदार करेंगी। विवेक ठाकुर दूसरे वक्ता होंगे। राज्यसभा में चर्चा के लिए 14 घंटे का समय तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में चर्चा का जवाब 7 फरवरी को 2 बजे देंगे। इसके अलावा भी भाजपा की तरफ से दोनों सदनों में कई वक्ता होंगे, जिनके चयन के जरिए वोटरों को संदेश देने की कोशिश होगी। कुछ मंत्री भी चर्चा में हिस्सा लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश अंतरिम बजट 2024-25 में किए गए बजटीय प्रावधानों में ग्रामीण विकास के लिए 1.77 लाख करोड़ रुपयों का प्रावधान कर गांवों का कायाकल्प और ग्रामीण आबादी को कई सौगातें देने का काम किया गया है। बजट के जरिए देश में विकसित भारत की संकल्पना ग्रामीण भारत में किस तरह से पूरी होगी, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया। इसमें 1.77 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण विकास के लिए दिए गए हैं। निश्चित तौर पर यह बजट न केवल प्रधानमंत्री के विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक है, बल्कि गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के लिए एक सर्वांगीण विकास का सूचक भी है। अभी इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह। मेरे विभाग में आज देखिए 30 साल में इंदिरा आवास बना था 3-3.25 करोड़।
आज 10 साल में प्रधानमंत्री ने 3 करोड़ घर आवास बन गया ग्रामीण का, 1 करोड़ शहरी का, 4 करोड़ घर बन चुका और अभी 2 करोड़ और घर मुझे दिया है। तो ये दिखता है प्रधानमंत्री के काम करने के तरीके। मनरेगा को देखेंगे तो बजट ही 86,000 करोड़ कर दिया। तो ये दिखता है कि मजदूरों के प्रति कैसा समर्पण है। तो ये प्रधानमंत्री का और एसएचजी जो महिला है, पूरे देश में 19 करोड़ 2011 के डेटा के मुताबिक वो रूरल हाउस होल्ड है, उसमें 10 करोड़ घर हम पहुंच गए बराबर। 9 करोड़ लखपति दीदी, 83 लाख स्वयं सहायता समूह और इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाकर अब फिर से एक नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा। बजट में इसका रेखांकन भी हुआ है, क्या कहें? जब घर का मुखिया यानी देश के प्रधानमंत्री चौमुखी विकास की बात करते हैं, खिलाड़ियों भी पदक ला रहा है, सैकड़ों पदक, किसानों की भी आमदनी बढ़ रही है, एमएसपी का रेट भी बढ़ रहा है, किसानों के खाते में भी पैसे जा रहे हैं। 4 पिलर यही तो लिया है। मैंने शिक्षा में भी आमूलचूल परिवर्तन किया, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पीएम श्री स्कूल, युवा, किसान, गरीब और महिला, और ये चारों में मैं भाग्यवान हूँ कि मैं कहीं न कहीं हमें जिम्मेदारी मिली है। और मैं पूरा कहूँगा कि प्रधानमंत्री केवल बजट की राशि को नहीं बढ़ा करके बजट बढ़ा रहे हैं, बल्कि टैक्स भी आ रहा है, जीएसटी भी बढ़ रहा है, कलेक्शन, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, सब हाथ को काम भी मिल रहा है। तो स्वाभाविक है देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। 5 ट्रिलियन में हमारी दीदियों का बेहतरीन योगदान होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो थे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पेश किए गए आम बजट 2024-25 से एक और जहां ग्रामीण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत की संकल्पना को प्रतिबिंबित करने के साथ इसको आगे बढ़ाने का एक संकल्प भी पूरा होगा। मेरे सगी कैमरामैन योगेश के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो वहाँ समान नागरिक संहिता जल्द ही लागू होने वाला है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली यूसीसी समिति आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपेगी। ड्राफ्ट मिलने के बाद सरकार इसे कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी देगी। धामी सरकार 6 फरवरी को यूसीसी को विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश कर सकती है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की जा सकती है। आपको बता दें कि सरकार ने जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में यूसीसी के लिए 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। और इसी बड़ी खबर पर हमसे बात करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता अवधेश नौटियाल। अवधेश, जिस तरह से इस ड्राफ्ट को आज सौंपा जाएगा और कल कैबिनेट में ये पेश हो सकता है, अगर ये लागू होता है तो क्या क्या बदलाव हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आचार्य, ये आज बहुत बड़ा दिन है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि उत्तराखंड देश में सबसे पहले यूसीसी लागू करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। गोवा के बाद उत्तराखंड का नाम लिया जाएगा, तो काफी कुछ चेंजेस जो है देखने को मिलेंगे। अभी कुछ ही देर बाद 11 बजे जो है जो यूसीसी कमेटी है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके जो मुख्यमंत्री सेवक सदन है वहां पर रिपोर्ट सौंप देगी। और ये जो समिति की काफी लंबे समय से इससे अधिक की कभी लगातार इसका 3 बार कार्यकाल बढ़ाया गया कि अब कब सौंपेगी रिपोर्ट, इसको लेकर लगातार सवाल थे। लेकिन आज फाइनली वो दिन आ गया है कि जो विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं जस्टिस सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई और उनकी जो टीम है आज सीएम आवास में रिपोर्ट सौंप देगी। तो आप कह सकते हैं कि जो 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान जो मुख्यमंत्री ने ये जब जो 14 का चुनाव हुआ था और उसके बाद 22 के चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुलकर यूसीसी की पैरवी की थी और इसके लेकर एक कमेटी बनाई थी, तो आज आखिर वो दिन आया है। 3 बार कार्यकाल बढ़ाने के बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन आधार पर जो है जनता से जो सुझाव थे वो आमंत्रित किए गए। विशेषज्ञ समिति ने उप समिति बनाकर समाज के अलग अलग लोगों से, चाहे वो विशिष्ट लोग हों, समाज सेवी हों, धार्मिक व्यक्ति हों,
जो साधु संत समाज हैं, जागरूक नागरिक हों, सबसे जाकर के प्रदेश भर में चर्चा की और लगभग 2.5 लाख करीब सुझाव प्राप्त हुए और इसमें करीब 30 से अधिक इसमें बैठकें हुई हैं। और इसके साथ ही जो समिति ने केंद्रीय विधि आयोग के साथ भी यूसीसी पर गहन चर्चा की और उसके बाद जो मैराथन कवायद हुई उसके बाद जो है फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया। आज जो ड्राफ्ट है वो सौंपा जाएगा और आगामी जो 3 फरवरी है उसको 3 फरवरी को जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह हमें मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई हुई है, उस बैठक में सरकार जो है यूसीसी के ड्राफ्ट पर व्यापक चर्चा करेगी और ये विधेयक को मंजूरी देगी। उसके बाद 5 फरवरी से उत्तराखंड का विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यूसीसी विधेयक को सरकार विधानसभा के पटल पर रख देगी और 6 फरवरी को इसे सदन में लाई जाने की पूरी संभावना है। ये 6 फरवरी को सदन के पटल पर आएगा और उसके बाद पास होकर ये राज्यपाल के लिए मंजूरी के भेज दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये जो है अधिनियम बन जाएगा और उसके बाद जो राष्ट्रपति को भेजे जाने की भी चर्चाएं उत्तराखंड के सियासी गलियारों में गर्म है कि इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि 6 तारीख को जब सदन के पटल पर रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में एक प्रदेश ये भी हम मान सकते हैं कि 4 ड्राफ्ट थे जिसमें 400 से ज्यादा धाराओं का उल्लेख इसमें है, 2 लाख से ज्यादा सुझाव मिले, कई ऐसे बदलाव जिनका अंदेशा आप जता रहे हैं। उसमें से एक बदलाव जिस पर सबकी निगाहें होंगी कि जो लड़कियों की न्यूनतम आयु सीमा है खासतौर पर विवाह को लेकर उससे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे और भी कई बदलाव हैं सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए। बिल्कुल 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 आदाब, आपने सही कहा कि सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि जो लड़कियों की अब तक जो विवाह की आयु सीमा थी वो 18 है और इसमें कहीं ना कहीं जो सुझाव है वो 21 साल उसकी करने के जो है शामिल करने के तमाम सुझाव आए हैं और कहीं ना कहीं जो सूत्र बताते हैं कि जो कमेटी है उसने भी इस पर अपनी मोहर लगाई है, जिस प्रकार से तमाम जगह से उन्हें सुझाव आमंत्रित हुए हैं। इसके साथ ही जो लिव इन रिलेशनशिप है या तमाम तरह के जो अन्य कानून है उस पर भी समिति ने जो है बारीकी से हर चीज का अध्ययन किया है। जो धार्मिक सद्भाव की कई सारी चीजें हैं उन पर भी कमेटी ने अपना अध्ययन किया है। तो वो इसको ये भी कोशिश की गई है कि जिस तरह से उत्तराखंड जो है देवभूमि के नाम से जाना जाता है, तो कुछ ऐसी चीजें भी ना हो कि जिससे कोई स्थिति ऐसी पैदा हो। तो काफी बारीक अध्ययन करके हर एक बिंदु को लिया गया है। केंद्रीय कमेटी से भी इसका अध्ययन हुआ है ताकि जो देश के जब अन्य राज्यों में लागू हो तो ये कहीं उसके मुकाबले कमजोर न पड़े। तो इसको काफी गहनता से अध्ययन के बाद तैयार किया गया और ये जो सूत्र बताते हैं कि काफी मजबूत ड्राफ्ट तैयार हुआ है। कहीं ना कहीं जब आने वाले जो दूसरे राज्य होंगे तो दूसरे राज्यों के लिए ड्राफ्ट एक प्रेरणा का रिसर्च का काम भी करेगा कि उत्तराखंड ने ये चीजें लागू की हैं तो वो अपने राज्य में भी इस ड्राफ्ट का अध्ययन करके चीजें को लागू करेंगे। बिल्कुल, इसीलिए सोशल मीडिया मंच एक्स पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान आया है कि आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज जो समिति है वो यूसीसी का ड्राफ्ट उन्हें सौंपने वाली जिसे कल कैबिनेट में पेश किया जाएगा और उम्मीद है कि उससे मंजूरी अगर मिलती है तो उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा जो यूसीसी को लागू करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं शराब घोटाले मामले से जुड़ी हुई, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया AIC। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और, वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा, कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया AIC। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं शराब घोटाला मामले की, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज पेश होने का 5वां समन जारी किया था, जिसे खारिज करते हुए केजरीवाल ने आज भी पेश होने से इनकार कर दिया।
इससे पहले भेजे गए ईडी के समन को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बदले की कार्रवाई बता दिया था। इससे पहले ईडी ने 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को दिल्ली सीएम को समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। ईडी के लगातार समन जारी करने के बाद आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि ये सारी प्रक्रिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए की जा रही है। भाजपा नेता हरीश सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने 5वीं बार पेश नहीं हो रहे और वे बेचारा बनने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि लग रहा था अरविंद केजरीवाल एक बार फिर सम्मान का सम्मान ना करते हुए ईडी के सामने प्रस्तुत नहीं होंगे। ये 5वां सम्मान है जब अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने प्रस्तुत नहीं हुए हैं, सम्मान को इवेट किया है। अरविंद केजरीवाल इसको अनलॉफुल कह रहे हैं और ये कोई पहली बार नहीं बोल रहे, लगातार 5वीं बार बोल रहे हैं कि इल्लीगल है। और इसी बड़ी खबर पर दिल्ली से फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह। नीरज, ये जो उनका इनकार है अरविंद केजरीवाल का, वो इकरार में कब तक तब्दील होगा? बार बार वो मना कर देते हैं जब समन जारी किया जाता है और 5वीं बार भी इनकार कर दिया है पेश होने से ईडी के सामने। देखिए अचल, ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल है वो ईडी को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। आप देखें, इससे पहले भी ईडी ने 4 उनको सम्मन जारी किए थे। कई बार वो ये कहते हैं कि राजनीतिक कार्यक्रम में व्यस्त है, कई बार कहते हैं कि वो थेरेपी के लिए जा रहे हैं, कई बार कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित है। और आज जो 5वां सम्मन इनको भेजा गया था, जिसमें आज इनसे पूछताछ की जानी थी, उसको भी इन्होंने राजनीति से प्रेरित बताया है। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यालय है वहां पर भी धरना प्रदर्शन करने का इन्होंने ऐलान किया है। तो एक तो ईडी की बातों को ये मान नहीं रहे और दूसरा दिल्ली के जो लोग हैं उनको परेशान करने की जो कोशिश है उस रणनीति पर भी ये काम कर रहे हैं। अब आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो ईडी ने चार्जशीट दाखिल करी थी उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल की शराब नीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। मिडिल मैनों से वो लगातार बात कर रहे थे, जो शराब कारोबारी हैं उनसे बात कर रहे थे, जो पैसा साउथ लॉबी का आया था वो इलेक्शन में लगाया गया, इसके अलावा नेताओं के घर पर पहुंचाया गया। और यहाँ तक कि जो सरकारी गवाह बने हैं उन्होंने खुद बताया है कि संजय सिंह किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के पास लेके गए और किस तरह से इसमें जो शराब घोटाले में डील हुई। तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जानी जरूरी है और अरविंद केजरीवाल है कि ईडी के सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं। नहीं जी, कुछ ऐसा नहीं है। जिस तरह से अभी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए ईडी ने लगातार समन जारी किए और उन पर तो एक नहीं 3 मामलों पर कहीं ना कहीं कई काफी गंभीर आरोप थे। कुछ ऐसा ही ना सम्मान का सम्मान करके अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और अगर ये ज्यादा चलता है तो कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि ईडी को गिरफ्तारी का भी हक है। देखिए, ईडी को गिरफ्तारी का हक पहले सम्मन से ही है। कोई ऐसा नहीं है कि ईडी उसके लिए 4 या 5 सम्मन देने की जरूरत पड़े, लेकिन ईडी की जो प्रक्रिया है वो सामान्यतः इस तरह से रहती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है और उनसे पूछताछ की जानी जरूरी है। यही कारण है आप देखें कि हेमंत सोरेन को कितने सारे सम्मन दिए गए थे, 10 सम्मन उनको दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी वो पूछताछ में शामिल नहीं होते रहे और लगातार इधर से उधर ईडी को भी भटकाते रहे। और यहाँ तक कि ईडी के अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज करा दिया। अब वही स्थिति अरविंद केजरीवाल की है। वो ईडी के अधिकारियों को और जो जांच एजेंसी है उसको कुछ समझ नहीं रहे, लगातार अवहेलना कर रहे हैं और ईडी भी ये तमाम जो रिपोर्ट है वो कोर्ट के सामने पेश कर रही है। और अगर लगातार इसी तरह से अवहेलना करेंगे तो ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सख्त कदम उठा सकती है। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आज जिस तरह से समन को ना मानकर वापस किया है अरविंद केजरीवाल ने, जो आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली में विरोध प्रदर्शन भी करेगी कई जगहों पर, इसीलिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद की है। देखिए, बिल्कुल 12 बजे के आसपास धरना प्रदर्शन करने का इनका प्लान है। बीजेपी मुख्यालय जो दिल्ली के अंदर स्थित है और दिल्ली पुलिस ने इंतजाम भी किए हैं। पूरे इलाके को बैरिकेड लगाया गया है, किसी भी तरीके की अनुमति नहीं है धरना प्रदर्शन की। लेकिन उसके बाद भी आप देखें कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार धरना प्रदर्शन करने पर आमदा है। आप देख भी रही हैं कि संसद का सत्र भी चल रहा है, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने के लिए इस तरह के धरने प्रदर्शन ठीक नहीं है। जो दिल्ली पुलिस है उसने भी इनकार किया है कि उन्होंने किसी तरह की अनुमति नहीं दी, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए लगातार चिंताजनक कदम उठाती जा रही है।
और अगर हम इस विवाद को समझने की कोशिश करते हैं नीरज, तो पिछले साल सीबीआई के समक्ष भी पेश हुए थे अरविंद केजरीवाल। लंबी पूछताछ चली थी और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर जवाब दिया था कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, मैंने सब जवाब दिए। तो अगर उनके पास सब जवाब है तो फिर ईडी के सामने पेश होने में सिख गुरेज क्यों? देखिए, सब जवाब तो इनके संजय सिंह के पास भी थे, सारे जवाब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उनके पास थे, इसके अलावा सत्येंद्र जैन है, उनके पास भी तमाम जो सवालों के जवाब थे वो मौजूद थे। लेकिन उनकी क्या स्थिति है आप समझ रही हैं, कोर्ट तक ने उनको जमानत देने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल को ये पता है कि सीबीआई से जब इनकी पूछताछ हुई थी तो तमाम तरह के जो तथ्य हैं वो निकलकर सामने आए थे, जिसमें केजरीवाल की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। यहाँ तक कि एप्पल फोन से एक फेस ऐप है, उसके थ्रू इन्होंने जो मिडिल मैन है उनसे बात भी हुई थी। विजय नायर ने इनकी बात भी कराई थी साउथ लॉबी से, और साउथ लॉबी को इनवाइट भी किया था दिल्ली के अंदर तमाम जो रिटेल शराब की दुकानें हैं उसको खोलने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को ये पता है कि ईडी के पास पुख्ता सबूत है, ईडी के पास वो चयन है कि किस तरीके से साउथ लॉबी से पैसा आया और उस पैसे का प्रयोग चुनावों में किया गया, गोवा के चुनावों में किया गया, पंजाब के चुनावों में किया गया। यही कारण है कि वो ईडी के सवालों के जवाब देना नहीं चाहते और लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ईडी आमने सामने बैठा कर उनसे पूछताछ करेगी, जो तमाम सरकारी गवाह हैं उनको बैठा के पूछताछ करेगी, तो अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इन तमाम जानकारी को आपसे साझा करने के लिए। तो जहां पर आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करने वाली है इस पूरे मामले को लेकर, वहीं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन के मद्देनजर जो हम बता रहे थे आपको, आज दिल्ली में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद किया गया है और अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। आप चंडीगढ़ में हुए महापौर पद के चुनाव में कथित धोखाधड़ी को लेकर भाजपा मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं भाजपा ने कहा कि उसके सदस्य अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आप मुख्यालय के पास विरोध प्रदर्शन करेंगे। दोनों पार्टियों का मुख्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है और इनके बीच की दूरी 800 मीटर से भी कम है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उचित इंतजाम किए गए हैं। खबर है वाराणसी से, जहां के ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में हिंदुओं की पूजा करने के जिला कोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज सुनवाई होगी। ज्ञानवापी की इंतजामिया कमेटी ने कल वाराणसी जिला आदेश को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट में लगाई थी, जिस पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनवाई की। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर वाराणसी के संवेदनशील इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हाई सिक्योरिटी जोन के बावजूद वहां बुधवार से ही अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई थी। पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियों के अलावा पीएसी, सीआरपीएफ और एनएसजी कमांडो को सुरक्षा में तैनात किया गया। वहीं एलआईयू और इंटेलिजेंस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया था। एसीपी प्रज्ञा पाठक ने बताया था कि ज्ञानवापी की सुरक्षा पहले से दोगुना कर दी गई है। खबर झारखंड से, चंपई सोरेन आज झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। चंपई सोरेन आज दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के विधायक चंपई सोरेन को देर रात झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है। चंपई सोरेन को अगले 10 दिन में बहुमत साबित करना होगा। इससे पहले सत्ताधारी विधायकों ने 2 बार राज्यपाल से मुलाकात की थी। 43 विधायकों के समर्थन पत्र के साथ सरकार बनाने का दावा किया गया। हालांकि हेमंत सोरेन का इस्तीफा होने के बाद से अगले 24 घंटे तक सूबे में कोई सीएम नहीं था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी की रिमांड पर आज सुनवाई होगी। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट से हेमंत सोरेन की रिमांड की मांग की थी। हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। अदालत में सुनवाई के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को न्यायिक अभिरक्षा में रांची जेल भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की विशेष पीठ कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुनवाई करेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने गुरुवार को सोरेन की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन किया। इसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी है। पीठ आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेगी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए टीटी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग
गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते कुछ अन्य खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली परिवहन संपर्क प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी एक्सपो 2024 के कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 संपूर्ण परिवहन संपर्क और मोटर वाहन उद्योग मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। एक्सपो में प्रदर्शनियां, सम्मेलन, क्रेता विक्रेता बैच के राज्य सत्र, सड़क सुरक्षा मंडप और गो कार्टन जैसे जन केंद्रित आकर्षण भी शामिल होंगे। 50 से अधिक देशों के 800 से अधिक प्रदर्शनी आयोजकों के साथ एक्सपो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज, स्थायी समाधानों और परिवहन की नई तकनीकों पर प्रकाश डालेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा के फरीदाबाद में 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 का उद्घाटन करेंगे। इस मेले में हस्तशिल्प, हथकरघा और भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता का प्रदर्शन किया जाएगा। मेले में लगभग 50 देश हिस्सा लेंगे। इन देशों में इथियोपिया, घाना, केनिया, नामीबिया, नाइजीरिया, युगांडा, जिम्बाब्वे, मॉरिशस, म्यांमार, नेपाल, रूस, श्रीलंका सहित अन्य शामिल हैं। ये मेला आम जनता के लिए 18 फरवरी तक खुला रहेगा। सूरजकुंड मेला में तंजानिया भागीदार राष्ट्र के रूप में भाग लेगा। गुजरात थीम राज्य है जो क्षेत्र के विभिन्न कला रूपों और हस्तशिल्प के माध्यम से अपनी अनूठी संस्कृति और समृद्ध विरासत का प्रदर्शन करेगा। पर्यटक सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक मेले का भ्रमण कर सकते हैं। कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के रूप में सूरजकुंड मेला प्राधिकरण दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और सेवारत रक्षा कर्मियों के साथ साथ पूर्व सैनिकों को प्रवेश टिकटों पर 50% की छूट प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को श्रीकलिक धाम का शिलान्यास करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट एक्स में प्रधानमंत्री ने श्रीकलिक धाम की आधारशिला रखने के लिए आमंत्रित करने के लिए श्री आचार्य प्रमोद कृष्णम को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, आस्था और भक्ति से जुड़े इस पावन अवसर का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात। निमंत्रण के लिए आपका हृदय से आभार, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का आज शाम को दीक्षांत समारोह है, जिसमें 2023-24 बैच के 800 से अधिक शोधार्थियों को डॉक्टरेट की डिग्रियां प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कंवल सिब्बल और कुलपति शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित समारोह का नेतृत्व करेंगी। दीक्षांत समारोह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद सभागार में आयोजित किया जाएगा। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत अब 2 दिन आगे बढ़ गई। नई व्यवस्था के तहत 12 फरवरी को राज्यपाल दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। इसी दिन नई सरकार विश्वास मत का प्रस्ताव पेश करेगी। सत्र के पहले दिन आर्थिक समीक्षा का पेश होना तय है। माना जा रहा है कि 13 फरवरी को राज्य का 2024-25 का बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र 1 मार्च तक चलेगा। इसके पहले 10 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होनी थी और 12 फरवरी को आम बजट पेश होना था। गौरतलब है कि बजट सत्र की शुरुआत सबसे पहले 5 फरवरी से निर्धारित थी। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आयोग के समक्ष उपस्थित रहने के लिए समन जारी किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को 8 फरवरी के दिन दोपहर 2 बजे उपस्थित होने के लिए कहा गया। पश्चिम बंगाल राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की पिछड़ी जातियों की सूची में कुल 170 से ज़्यादा जातियां शामिल हैं, जिसमें 118 जातियां मुस्लिम समाज की हो गई हैं। उसी को लेकर आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को तलब किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में INS संधायक के जल अवतरण समारोह में शामिल होंगे। इसमें नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार और वरिष्ठ नौसेना और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के अधिकारी और अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। ये पोत गार्डन रीच
शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में बनाया गया था और इसमें 80% से अधिक स्वदेशी कल पुर्जे शामिल हैं। ये डिज़ाइन और युद्धपोत निर्माण में भारत की विशेषज्ञता की पुष्टि करता है। लगभग 3800 टन क्षमता का 110 मीटर लंबा ये पोत 2 डीजल इंजनों द्वारा संचालित है। ये पोत अपने पूर्ववर्ती संस्करण से नए स्वरूप में लाया गया। पूर्ववर्ती इस पोत को 4 जून 2021 को सेवा मुक्त कर दिया गया था। नवीकरणीय पोत की गति 18 नॉट से अधिक है और हिंद महासागर क्षेत्र भारतीय उपस्थिति का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा साबित होगा। बात अब DRDO से जुड़ी हुई, जहां पर टेक्नोलॉजी विकास कोष के तहत ग्रीन प्रोपल्शन विकसित कर अंतरिक्ष रक्षा प्रौद्योगिकी में बड़ी छलांग लगाई गई है। इस सिस्टम ने PSLV C-58 मिशन द्वारा लॉन्च किए गए पेलोड पर ऑर्बिट में कार्य क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। एल्टीट्यूड कंट्रोल और माइक्रो सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखने के लिए 1N क्लास ग्रीन मोनो प्रोपेल्टन थ्रस्टर नाम के इस प्रोजेक्ट को बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप बेलेट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। DRDO के मुताबिक रक्षा में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए भारत प्रौद्योगिक विकास निधि योजना अंतरिक्ष क्षेत्र में डीप डेक नवाचारों का समर्थन कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को उद्यान उत्सव 2024 की शोभा बढ़ाई। उद्यान उत्सव के तहत अमृत उद्यान आज से 31 मार्च तक जनता के लिए खुला रहेगा। बुकिंग के लिए visit.rashtrapatibhavan.gov.in पर ऑनलाइन के साथ ही गेट संख्या 35 के बाहर स्थित जो कायोस्क है उसके जरिए भी आप कर सकते हैं। जो विजिटर्स हैं उनके लिए मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक चाबियां, पर्स या फिर हैंडबैग, पानी की बोतलें और छोटे बच्चों के लिए दूध की बोतलें ले जाने की सुविधा दी गई है। अमृत उद्यान के अलावा लोग राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन संग्रहालय भी देख सकते हैं। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए DD न्यूज़। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा से आज होनी है शुरुआत। दोनों सदनों में महिला सांसद चर्चा की करेंगी शुरुआत। चंपई सोरेन आज दोपहर 12:30 बजे लेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ। राज्यपाल ने देर रात सरकार गठन का दिया न्योता, 10 दिन में साबित करना होगा बहुमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। देश की पहली परिवहन संपर्क प्रदर्शनी का दिल्ली में हो रहा है आयोजन। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी। यूसीसी समिति आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी ड्राफ्ट। सरकार कल होने वाली बैठक जो है कैबिनेट की, उसमें लगा सकती है मुहर। बारिश के बाद एक बार फिर घने कोहरे की चादर में लिपटा दिल्ली NCR। ठंड से कांप रहा है उत्तर भारत, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। अमेरिका ने इराक और सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हमले को दी मंजूरी। सीरिया में ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की हुई थी मौत। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट विशाखापट्टनम में जारी। भारत को मिली ठोस शुरुआत। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है मेहमान टीम।
और रुक करते हैं आप कुछ अन्य खबरों का। गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई आज वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि ये जो बजट है वो पिछले वर्षों की तुलना में अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। बजट में खास तौर पर महिलाओं के लिए अहम घोषणाएं हो सकती हैं। इसके साथ ही कुछ अहम प्रोजेक्ट्स के लिए भी घोषणा संभव है। कल गुजरात विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हुई। आगामी 25 साल के लिए मतलब कि 47 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य के साथ जो आधार स्तंभ और जो प्रायोरिटीज तय की गई है उस हिसाब से समाज के सभी वर्गों, महिला हो, युवा हो, किसान हो, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने वाला बजट होगा। और अगले समय के ये बजट से 25 साल की नींव भी रखी जाएगी और साथ में ये बजट गुजरात पूरे भारत के अंदर ये बजट अपना योगदान जीडीपी में दूसरे हर सेक्टर में सबसे आगे रहे, इस प्रकार की सोच रखने वाला ये बजट होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट में जहां एक तरफ विकसित भारत के चारों स्तंभों को मजबूती मिलती हुई दिखाई दी, तो वहीं रेलवे के 3 नए कॉरिडोर के साथ आधुनिकीकरण का खाका भी पेश किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट पर खुशी जताई और कहा कि पिछले 10 सालों में रेलवे ने काफ़ी प्रगति की और लगातार यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय रेलवे लगातार नए बदलावों से गुजर रही है। सैकड़ों साल की विरासत वाली रेलवे में हर दिन नए बदलाव लाए जा रहे हैं। कभी कोयले के सहारे चलने वाली भारतीय रेल आज इलेक्ट्रिक के जरिए सरपट दौड़ती है। हाई स्पीड ट्रेनों में जहां शताब्दी और राजधानी का वर्चस्व था, वहां वंदे भारत जैसी ट्रेन की सीरीज ने अपना दबदबा कायम किया है। अंतरिम बजट पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में रेलवे की प्रगति पर खासा जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान नई तकनीक और अन्य सुविधाओं से भारतीय रेल को नए मुकाम पर पहुंचा दिया गया है। In last 10 years, Prime Minister Shri Narendra Modi ji has totally changed the paradigm and put entire focus on creating new capacity, getting new technology and making sure that safety gets the topmost priority. As a result of this, in the last 10 years, 26,000 kilometers of new tracks have been added. 1,08,000 crore has been invested on safety systems. वहीं रेलवे में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन कवच सिस्टम लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य रेलवे की घटनाओं में कमी लाना था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत आज स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन कवच सिस्टम पर जोर दे रहा है। भारत आज अत्याधुनिक वंदे भारत जैसी ट्रेनों से यात्रा को सुगम और आरामदायक बना रहा है। Proper focus on getting ATP, which is Kavach, has started. New generation of trains like Vande Bharat, Amrit Bharat, Vande Metro and Vande Sleeper are being developed. Many of them are already running and very popular. समय की मांग के अनुरूप इस बजट में 3 बड़े रेलवे कॉरिडोर, जिनमें एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर, रेल सागर और अमृत चतुर्भुज बनाने की मंजूरी दी गई है। खास बात यह है कि इन तीनों कॉरिडोर को बनने के बाद रेलवे में यात्रियों को ले जाने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी, जिसके कारण यात्रियों को वेटिंग लिस्ट से छुटकारा मिलेगा। इस बजट में 3 बड़े कॉरिडोर अप्रूव हुए, एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर, रेल सागर और अमृत चतुर्भुज। एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर, रेल सागर, ये दोनों पोर्ट्स को और जो बड़े प्रोडक्शन सेंटर्स हैं उनको कनेक्टिविटी देंगे। अमृत चतुर्भुज जो अपने रेलवे का नेटवर्क है, एक चतुर्भुज की शेप का है। यहाँ जहाँ पर भी डबल लाइन है, कंजेस्टेड है, वहाँ पे 4 लाइन करी जाएगी। जहाँ 4 लाइन है उसमें 6 लाइन करी जाएगी। जैसी कैपेसिटी चाहिए उतनी कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी। वंस द 3 कॉरिडोर्स आर कंप्लीटेड, वी विल हैव सो मच कैपेसिटी, इनफ कैपेसिटी दैट द वेटिंग लिस्ट झमेला विल बी ओवर। इस प्रकार भारत जैसे बड़े देश के लिए रेलवे लाइफलाइन के समान है, क्योंकि रेलवे में भारत सरकार की समावेशिता की झलक दिखलाई पड़ती है, क्योंकि यह सभी वर्गों के लिए किफायती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। इनका आम आदमी की जिंदगी में सीधा असरोकार है। ये ऐलान घर, बिजली, पोषण और टैक्स से जुड़े हुए हैं। आइए उनमें से जो 10 सबसे महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में जानते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। इनका आम आदमी की जिंदगी से सीधा सरोकार है। ये ऐलान घर, बिजली, पोषण और टैक्स से जुड़े हैं। आइए यहाँ उनमें से 10 के बारे में जानते हैं। सरकार मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को अपना घर खरीदने या निर्माण कराने के लिए हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास स्कीम लॉन्च करेगी। इसके जरिए मिडिल क्लास को घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार इस स्कीम के तहत 3 करोड़ घरों के अपने लक्ष्य को पाने के करीब है। अगले 5 सालों के लिए 2 करोड़ घरों का अतिरिक्त लक्ष्य तय किया गया है। सरकार सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रमों में तेजी लाने का इरादा रखती है। इनके जरिए कुपोषण, प्रारंभिक बचपन देखभाल और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन पर बड़ा प्लान। 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। आयुष्मान भारत का विस्तार। सभी आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को शामिल करने के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार किया जाएगा। बकाया टैक्स डिमांड पर राहत। सरकार ने बकाया टैक्स डिमांड को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत वित्त वर्ष 2010 के लिए 25,000 रुपए तक और वित्त वर्ष 2011 से 2015 के लिए 10,000 रुपए तक विवादित बकाया टैक्स डिमांड को वापस लेने का फैसला किया गया है। इस कदम से लगभग 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। मुफ्त बिजली की बड़ी योजना। सरकार 1 करोड़ घरों को छत पर सोलर रूफ टॉप पैनल लगाने में सक्षम बनाएगी। इसके जरिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य है। आंगनवाड़ी को फास्ट ट्रैक करने की तैयारी। बेहतर पोषण और बच्चों की देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को फास्ट ट्रैक किया जाएगा। उड़ान स्कीम के तहत बढ़ेगा हवाई अड्डों का नेटवर्क। सरकार उड़ान स्कीम के तहत मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार करने की तैयारी में है। इसके तहत नए हवाई अड्डों का व्यापक विकास करना भी लक्ष्य है। पीएम गति शक्ति पर बढ़ेगा फोकस। केंद्र सरकार लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने और लागत कम करने के लिए पीएम गति शक्ति के तहत 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करेगी। और आइए रुक करते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारत को बेहद अनिश्चित दुनिया में स्थिरता के स्तंभ के रूप में देखा जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत पूरे विश्व को नौकरियां दे रहे हैं। ये कहना है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष अतुल केशव का। यूएसआईबीसी अध्यक्ष ने भारत में पेश हुए बजट की तारीफ करते हुए भारत के बढ़ते कद पर जोर दिया। अंतरिम बजट विनिर्माण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देकर सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को समर्थन देने का वादा किया है। स्टाफिंग कंपनियों और विशेषज्ञ के अनुसार इस पहल से ईवी के उत्पादन और अपनाने में वृद्धि होगी और अगले 4 से 5 वर्षों में लगभग 2.5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। विनिर्माण के विस्तार से उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण योजना के माध्यम से वितरित अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी की योजना को 2 और वर्षों यानी 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है। श्री राम नगरी अयोध्या के लिए हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और तीर्थ यात्रियों के आगमन को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नागरिक उड्डयन तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के अयोध्या के लिए 8 नए उड़ान मार्गों का वर्चुअली माध्यम से उद्घाटन किया। आरबीआई ने बताया कि 2000 रुपए के लगभग 97.5% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं और अब केवल 8,897 करोड़ रुपए के नोट अभी जनता के पास हैं। 19 मई 2023 को आरबीआई ने 2000 रुपए मूल्य वर्ग के नोटों को वापस लेने का ऐलान किया था। जिस समय ऐलान किया गया था उस समय नोटों की कुल कीमत 3.56 लाख करोड़ रुपए थी। और फिलहाल न्यूज़ 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क
नजर आएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। आज वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस है। पहली बार ये 1997 में मनाया गया था। वेटलैंड यानी नदी, तालाब, पोखर और ऐसे जलक्षेत्र जहां हमेशा या साल के कई महीने जल भरा रहता है। वेटलैंड्स जंतु ही नहीं बल्कि पौधों के लिए भी एक समृद्ध तंत्र है, जहां कई उपयोगी वनस्पतियां और औषधीय पौधे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वेटलैंड मानव जीवन, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने, दुर्लभ प्राणियों के आश्रय, मत्स्य पालन, धान खेती आदि में काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाए जाने का उद्देश्य उन आर्द्र क्षेत्रों पर प्रकाश डालना है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। वहीं भारत ने सूची में 5 और वेटलैंड्स जोड़कर रामसर स्थलों मतलब अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स की संख्या 80 तक बढ़ाई। रामसर कन्वेंशन की महासचिव मुसौंडा मुंबा आज इंदौर के सिरपुर रामसर साइट पर आयोजित होने वाले वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 में भाग लेने के लिए भारतीय दौरे पर हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बजट का सत्र चलने वाला है उस पर संबोधन दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। ये पहले दलीय नेताओं से संबंधित बैठक और उससे पूर्व बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी संपन्न होकर के जो कार्य योजनाएं तय हुई हैं उसके अनुसार सरकार ने अपनी पूरी तैयारी भी की है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल 25 करोड़ जनता जनार्दन की आशा आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का एक केंद्र है। जनता से जुड़ी हुई हर सुख दुख से जुड़ी हुई घटनाओं को उल्लास और विषाद से जुड़ी हुई घटनाओं का ये साक्षी है। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल पिछले 5-6 वर्षों के अंदर लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में अपनी सकारात्मक चर्चा के लिए जाना जा रहा है। सकारात्मक मुद्दों पर, विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर हर माननीय सदस्य अपनी बात को सदन में रखने के लिए उत्सुक दिखाई देता है और मैं इस अवसर पर अपने विपक्षी मित्रों से भी इस बारे में अपील करूंगा कि जो माननीय सदस्यों की भावनाएं हैं उसे दलीय सीमाओं से अलग हट करके प्रदेश के विकास के लिए विधान सभा या विधान परिषद को हमें एक सकारात्मक चर्चा का केंद्र बनाने की आवश्यकता है और उस दिशा से यह सत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सत्र होगा। राज्यपाल जी के भाषण पर चर्चा होगी, उसका जवाब भी सरकार की तरफ से जाएगा। बजट पर चर्चा होगी, माननीय सदस्यों को अपनी राय इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर और अनुदान मांगों पर रखने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए या प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को सदन के समक्ष रखने का भी अवसर माननीय सदस्यों को प्राप्त होगा। मुझे विश्वास है कि जो एक सकारात्मक माहौल प्रदेश के बारे में बना है, देश में, दुनिया में, उस सकारात्मक माहौल का लाभ विरोधी दल भी लेकर के एक सकारात्मक चर्चा का केंद्र विधानमंडल को बनाने में अपना योगदान देंगे। हमने कल भी दलीय नेताओं की बैठक में इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार हर
विधानमंडल की कार्रवाई का हिस्सा बनने वाले हर मुद्दे पर चर्चा के लिए भी तैयार है और उसका जो तथ्यपरक और सही जानकारी होगी उसको सदन के समक्ष रखने और माननीय सदस्यों को अवगत कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश विधानमंडल की वर्ष 2024 के सत्र शुभारंभ के अवसर पर सभी माननीय सदस्यों को हृदय से स्वागत करता हूं। उन्हें उत्तर प्रदेश विधानमंडल की कार्रवाई को सुचारू और नियम संगत तरीके से आगे बढ़ाने के लिए उन सब का आह्वान करता हूं। लोकतंत्र के उन मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप सत्र की कार्रवाई को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में उनके सकारात्मक योगदान की भी अपेक्षा रखता हूं और उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के 500 वर्षों के उपरांत एक लंबे अंतराल के उपरांत भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सकुशल संपन्न होने और प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनों का अयोध्या धाम में आगमन और उनके सकुशल दर्शन करने के सकारात्मक माहौल का लाभ भी हमारे सभी माननीय सदस्यगण उठाएंगे। इस पूरा विश्वास के साथ मैं विधानमंडल के नए सत्र शुभारंभ के अवसर पर आप सभी का भी हृदय से अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आपने सुना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो बता रहे थे कि यूपी विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है और राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होनी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रदेश को लेकर एक सकारात्मक माहौल बना है और साथ ही साथ राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उससे जब हम बात करते हैं पर्यटन की और बहुत सा निवेश आकर्षित करने का उन्होंने जिक्र किया और ये भी कहा कि वो विपक्ष से भी उम्मीद करेंगे कि इस बजट सत्र में सकारात्मक पहलू लेकर वो बहस या चर्चा में शामिल हों। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब मौसम की। उत्तर भारत समेत दिल्ली और आसपास के इलाकों में शीतलहर और घना कोहरा जारी है जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो बुरी तरह से प्रभावित हुई। कोहरे के साथ ही ठंड की स्थिति लोगों को परेशान कर रही है। कोहरे के मद्देनजर कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। साथ ही दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन भी प्रभावित हुआ। परिचालन में देरी के बाद यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी ने मौसम का मिजाज बदल दिया। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते हिमाचल के जिलों में भारी बर्फबारी हुई है। रोहतांग में सबसे ज्यादा 1 फीट तक ताज़ा बर्फ गिरी। लाहौल स्पीति में बर्फबारी की वजह से स्कूल और कॉलेज 3 फरवरी तक बंद रहेंगे। शिमला, चंबा, कुल्लू मनाली की ऊंची चोटियों पर भी 2 से 10 इंच तक बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी जारी है। गुलमर्ग का इलाका सफ़ेद चादर में ढक गया। दरअसल जम्मू कश्मीर में सर्दी की पहली बर्फबारी हुई है। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग इस मौसम में और भी ज़्यादा गुलजार हो जाता है। लोग यहाँ परिवार के साथ घूमने आते हैं और बेहतरीन दृश्यों का आनंद उठाते हैं। बात अब कर लेते हैं खेल जगत से जुड़ी हुई। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट विशाखापट्टनम में जारी है। भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक टीम इंडिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 558 रन बना लिए। इंग्लैंड फिलहाल 5 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे है। और अब बात आपकी सेहत से जुड़ी हुई। कैंसर एक गंभीर रोग है। कैंसर के इलाज को अब टारगेटेड थेरेपी के जरिए भी किया जा सकता है। कैंसर के इलाज में टारगेटेड थेरेपी कितनी उपयोगी है जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। और आप इस रिपोर्ट को देखिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
कैंसर एक गंभीर रोग है जिसके कई रूप हैं। कैंसर किसी भी अंग और किसी भी आयु में हो सकता है। जब शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगें, तो कोशिकाओं का अव्यवस्थित रूप से विभाजन होना शुरू हो जाता है और ये नष्ट नहीं होती। ये गांठ कैंसर युक्त हो सकती है। कैंसर के इलाज में सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के विकल्प उपलब्ध हैं। कैंसर की बीमारी में इलाज के लिए अब टारगेटेड थेरेपी का प्रयोग भी किया जा रहा है। टारगेट थेरेपी एक स्पेसिफिक टारगेट पे काम करती है, जिसमें किसी भी ट्यूमर में म्यूटेशन या प्रोटीन का ओवर एक्सप्रेशन रहता है, उस पर वो ज़्यादा काम करती है। जो मोस्ट कॉमन कैंसर है, इसमें ब्रेस्ट कैंसर है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। इन एनी स्टेज 1 to 4 ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। सेकंड कोलोन कैंसर है, थर्ड हेड एंड नेक कैंसर है, फोर्थ आपका जितने भी कैंसर है जिसमें प्रोटीन एक्सप्रेशन जैसे होता है, जैसे CA कोलोन है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। सपोज़ अगर हम लिक्विड ट्यूमर्स की बात करें तो लिम्फोमा में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, ल्यूकीमियाज में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, क्रॉनिक ल्यूकीमियाज में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। कीमोथेरेपी में प्रयोग होने वाली दवाएं कैंसर की कोशिकाओं के साथ साथ शरीर की सामान्य कोशिकाओं को भी नष्ट कर देती है, जिससे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और उसमें कई जटिलताएं भी देखी जाती हैं। टारगेटेड थेरेपी में प्रयोग की जाने वाली नई दवाएं सीधे कैंसर की कोशिकाओं पर असर डालकर उन्हें निष्क्रिय कर देती हैं, जिससे रोगी का उपचार बेहतर हो रहा है। 60 to 70% ऑफ ऑल कैंसर में टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का रोल इस टाइम है। कीमोथेरेपी एक नॉर्मल सेल पे भी काम करती है और एक ट्यूमर सेल पे भी काम करती है। अगर वो ट्यूमर सेल पे काम करती है तो वो ट्यूमर किल करती है। अगर वो नॉर्मल सेल पे काम करती है तो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे डायरिया होता है, म्यूकोसाइटिस होती है, मुंह में छाले होते हैं, एलोपेशिया होता है। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं जो कीमोथेरेपी से होते हैं, बट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर ट्यूमर सेल्स के लिए। टारगेट थेरेपी होती केवल उसी टारगेट पे काम करती है, लाइक जैसे ट्रास्टुजुमैब है, वो ब्रेस्ट कैंसर में उन्हीं जगह काम करेगी जहाँ पे हर्टिनियो और एक्सप्रेशन होगा। लाइक इम्यूनोथेरेपी है, वो वहीं काम करेगी जहाँ पे PDL-L1 एक्सप्रेशन या PDL एक्सप्रेशन होगा। और कीमोथेरेपी के साथ टारगेट थेरेपी का कॉम्बिनेशन और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि वो उसके इफेक्ट को और ज़्यादा बढ़ा देती है। टारगेटेड थेरेपी कैंसर के इलाज के लिए काफी प्रभावशाली है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज।